स्वागत करती है यहाँ की युवा। अब आप अपना संबोधन रखिए, खूब सुनना चाह रहे हैं आपको लोग। सबसे ऊपर में चढ़िए। दादा और ऊपर में दादा। जय झारखंड, जय झारखंड। जोहार। आज झारखंड के सबसे खूबसूरत जिला गिरिडीह के इस पावन धरती में, चूंकि गिरिडीह के मतलब ही हवा है, गिरी मने पहाड़, तो झारखंड की इस खूबसूरत से धरती में जितना भी झारखंडी बंधु सब आइले हा, हमार से बड़, हमार उम्र के, हमार से छोट, सभी के एक साथ जोहार रहे। आज लगभग 23 साल झारखंड बनले भय गए। जब 23 साल पहले इस झारखंड के नींव राखल गया, बुनियाद राखल गया, तब हमने के जब पहला राज्यपाल हले उस समय के माननीय प्रभात कुमार, वो एक बात कहले हलाए कि जिन परिस्थितियों में, जिन साधन संसाधन के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारत देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। आज 20 साल हो चुके हैं, और चूंकि वो स्टेटमेंट एक सीरियस पर्सन का था, हम पॉलिटिशियन को गिन सकते हैं कि वे लोग जोकिंग करते हैं, झूठे वादे करते हैं, मजाक करते हैं, या फिर अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट झारखंड के सीएम का नहीं, झारखंड के किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का नहीं, ये स्टेटमेंट झारखंड के पहले राज्यपाल, जिसे हम राज्य का पहला नागरिक कहते हैं, एक सीरियस पर्सन का स्टेटमेंट था कि झारखंड आने वाले 20 सालों में भारत देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। क्या बना है? एक सवाल आज झारखंड के तमाम 32,000 गांवों से आती है कि क्या झारखंड राज्य नंबर 1 पे काबिज हुआ है? अरे नंबर 1 तो छोड़िए, नंबर 5 तक काबिज नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका 2 ही कारण है, एक शासन का, दूसरा प्रशासन का। यदि ये 2 लोग ठीक हो जाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर हम लोग रोड मैप के साथ, एक प्री प्लानिंग के साथ चलें, और अगर युवा, इस राज्य के अभिभावक, इस राज्य का तमाम वर्ग अगर हमें सपोर्ट करे, तो आने वाले 5 सालों में टॉप 5 पर झारखंड को पहुंचाया जा सकता है। अब आप सवाल करेंगे कि झारखंड, चूंकि किसी का उन्नति अर्थ पे डिपेंड करता है, हम लोग यहाँ जितने लोग आए हैं मैक्सिमम पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि भविष्य में एक नौकरी करें ताकि 2 पैसे कमाया जाए। यानी आज जो मॉडर्न इंडिया है या फिर जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इसकी आधारशिला कहीं ना कहीं इकोनॉमी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है। तो यदि हम झारखंड की उन्नति की बात करें तो हमें विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये झारखंड अकेले 40% खनिज संपदा देता है। बस हम क्या करेंगे कि जो गलत तरीके से काम हो रहे हैं उन्हें रोक लगा देंगे। उदाहरण के लिए हम लोग बार बार सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं। हाल ही फिलहाल हम लोग आलोचना कर रहे थे कि वर्तमान में सरकार अपने मंत्रियों के लिए 70 करोड़ का आवास लेकर आई है। हम उन 70 करोड़ को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 का 24, 24 48, 24 के 72 होता है। यानी एक जिला को 3 करोड़ की राशि जाएगी केवल उनके आवास को काटकर। इसी प्रकार से विधायकों के आवास में खर्चा है, इसी प्रकार की सरकार की जो सुख सुविधाएं हैं उनमें खर्चा है। अरे उतना तो छोड़िए, भारतीय संविधान जो हमारी अनुसूचियां होती है, अनुसूची 7 होती है, अनुसूची 7 में राज्य सरकार की अधीन शक्तियां होती है, उसमें जो राज्य का पेंशन और भत्ता होता है राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर हम लोग सरकार में गए तो जितना विधायक के पेंशन बंद कर देंगे। मेरे से आज झारखंड सरकार में जो एमएलए है उनका पेमेंट 2,72,000 है। आप सोच के देखिए, ये सेवा के लिए जाते हैं, ये बार बार कहते हैं हम जनता के सेवक हैं, तो 2,72,000 पेमेंट तो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको एक अलग व्यवस्था में लेके आएंगे, और पॉसिबल ही है क्योंकि ये राज्य सरकार की शक्तियों के अधीन होता है।
यानी जो राज्य सरकार को जो भत्ता जाता है, राज्य सरकार को जो पेमेंट जाता है, ये राज्य सरकार के अधीन होता है, यानी ये राज्य सरकार के अधिकार के क्षेत्र में आता है, उनकी शक्तियों में बाध्य होता है। इसलिए अगर हम इस राज्य को सुधारना चाहे तो उसके लिए अगर राज्य को चलाने वाले लोग अपनी नीति और नियत को सुधार ले तो ये राज्य वास्तव में पूरे भारत देश का सबसे खूबसूरत राज्य है। लेकिन आज अगर युवा पीढ़ी इस बात को नहीं समझती है और आज की अगर युवा पीढ़ी अपने राज्य के बारे में नहीं सोचती है तो आने वाला दिन हमारे लिए बहुत भयावह होगा। आज यही गिरिडीह का क्षेत्र, यही कोडरमा, यही हजारीबाग, यही धनबाद, बोकारो के पढ़ने वाले छात्र अपनी पाई पाई जुगाड़ करके, अपने घर की साग सब्जी को उपज करके, अपने बाप दादा की पूर्वजों की जो खेती है उसे गिरवी रख के पाई पाई जुगाड़ करके छात्रावास में जाकर परीक्षा की तैयारियां करते हैं। केवल तैयारी ही नहीं करते हैं, 10 साल तक एक कमरे में बंद कर देते हैं। किन्हीं की आंखों की रोशनी चली जाती है, अरे किन्हीं का तो पेट बढ़ जाता है, किन्हीं के बाल आधे सफेद और आधे झड़ जाते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है कि एक दिन पहले जिसने तैयारी किया था, जिसको क्वेश्चन पेपर लिख करके परीक्षा शामिल होने का निमंत्रण मिला, वो बंदा सेलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन जो 10 साल छात्रावास में अपनी पाई पाई जुगाड़ करके जमा पूंजी को बर्बाद करता है, उसे कहीं जगह नहीं मिलती, तब तकलीफ होता है। इसलिए आज पढ़ने वाले नौजवान, अभिभावक सभी को इस राज्य की उन्नति के बारे में, इस राज्य के हितार्थ के बारे में आपको सोचना होगा। और ये इसलिए सोचना होगा कि आज बेशक हम लोग गिरिडीह में आके खड़ा है, लेकिन हमें कभी उम्मीद नहीं थी, ना कभी मैंने सपने में सोचा था कि धनबाद के एक छोटा साधारण सा लड़का 20-25 की संख्या में, 50-100 की संख्या में जिन सभाओं को संबोधन किया करता था मानव श्रृंखला से पहले, मुझे उम्मीद नहीं थी एक दिन पूरा झारखंड सुनेगा। इसका मतलब यही हुआ कि केवल ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है, ये मैं नहीं होके आप सभी की आवाज हम है। यानी जो बातों को मैंने रखा, जिन बातों को आज 2 सालों से लगातार मैंने मीडिया के माध्यम से, सड़क के माध्यम से उठाने का काम किया, हर एक झारखंडी चाहता था कि कोई फ्रंट पे आए, लीड करे और बोले। वो कहते हैं ना, हर कोई चाहता है कि बिल्ली जब आए तो पता चले, लेकिन भाई घंटी बांधेगा कौन? तो बस हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, उस बिल्ली की गर्दन में जाके घंटी बांधने का काम किया है। बाकी हर एक झारखंडी की आवाज है। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ने वाले नौजवान जो बेरोजगार है वही लोग हमारे सपोर्ट में हैं। जी नहीं, जो हमारे डीएसपी रैंक के हैं, जो हमारे टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, जो हमारे इंजीनियर हैं, वे लोग भी लगातार संपर्क करते हैं कि हम लोग आज कई सालों से फलाने विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, लेकिन 2 साल पहले जो बंदा यूपी बिहार से चल के आया, आज वो प्रिंसिपल है। आप गिरिडीह के तमाम हाई स्कूल का सर्वे कर ले, तमाम +2 का सर्वे कर ले, तो आज जो आवाज हम लोग बन रहे हैं, जो बातें हम लोग कर रहे हैं, ये एक वर्ग की नहीं, एक जात की नहीं, एक क्लास की नहीं, ये पूरे झारखंड की आवाज है। आज जहां तक गिरिडीह का प्रश्न है, सुनने में आया है कि जमशेदपुर के बाद अगर सबसे ज्यादा छोटी मोटी में फैक्ट्रियां, कंपनियां, उद्योग अगर कहीं है तो गिरिडीह में है। लेकिन ये भी आपको जानना होगा कि आज अगर दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हैदराबाद की बात करें, क्योंकि मैं वहां से होके आया हूं, सबसे ज्यादा जो लेबर हमें मिले, सबसे ज्यादा जो मजदूर मिले, वो गिरिडीह के थे। सबसे ज्यादा मजदूर जो हमें दिल्ली में मिले, हैदराबाद में मिले, वो गिरिडीह के थे। कहाँ के थे? आपके डुमरी के थे, बगोदर के थे, धनवार के थे, बिरनी के थे। तो मैक्सिमम जो वर्कर जिनको आप लेबर बोलते हैं वो हमें दिल्ली में मिले, वो गिरिडीह के थे। तो ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है भाई कि जब फैक्ट्रियां हमारी जमीनों पर, ये खंडोली का डैम का पानी हमारी जमीनों पर, तो इस पानी से हमको क्या लाभ मिल रहा है? एक सवाल बनता है। तो इसलिए आज इस बात को याद रखिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का मतलब है एक अच्छे लीडर का चयन करना। इसी भीड़ में हो सके कोई डॉक्टर की जानकारी रखता हो। एक बात याद रखिए, अगर एक डॉक्टर गलती करे तो एक आदमी की जान जाती है। एक डॉक्टर यदि गलती करे तो एक आदमी की जान जाती है। एक इंजीनियर अगर गलती करे तो किसी पुल के या किसी योजना के ध्वस्त होने से 30, 40, 50 लोगों की जान जाएगी। एक ड्राइवर अगर गलती करे तो हार्डली 5, 10, 50 लोगों की जान जाएगी। लेकिन अगर एक लीडर गलती करे,
जान जाए या ना जाए, जीते जी मुर्दा कर देंगे, इस बात को जान लीजिए। जीते जी आपको मुर्दा कर देंगे। इसलिए अब लीडर का गलती नहीं होना चाहिए। बाकी लोग अगर गलती करेंगे तो मिनिमम लोगों को नुकसान होगा, एक लीडर अगर गलती करेगा तो मैक्सिमम लोगों को नुकसान होगा। इसलिए आज इस राज्य को पढ़े लिखे युवाओं की दरकार है, जो दिल्ली में जाए या राजधानी में जाए आपके नेतृत्व को रख सके। अभी उदाहरण के लिए कल मैं रामगढ़ से होके आया, रामगढ़ में रामगढ़ बोकारो वहाँ 3 गो सड़क आया है, 3 गो सड़क बन रहा है। उन्होंने बताया कि मैंने 30 लाख में सड़क के किनारे जमीन खरीदा था, इस सरकारी सड़क में वो मेरा सारा जमीन चला गया और बदले में हमको मात्र 4 लाख, क्योंकि उसने रेट क्या मिला था, क्योंकि सड़क किनारे जमीन थी। जाहिर सी बात है अगर उसने 30 डिसमिल लिया होगा तो 30 लाख लगा होगा, लेकिन सरकारी रेट में क्या है 16,000 15,000। बताइए अगर आपका एक लीडर होता तो सदन में जाके इस चीज को प्रेजेंट करता कि भाई आप उसके 40 साल की नहीं 40 पीढ़ी की जमा पूंजी को ले रहे हैं, तो एक ऐसा मुआवजा लगाइए। ऐसे भी आप सड़क बनाते हैं या फिर कोई भी सरकारी योजना लेके आते हैं, कॉर्पोरेट को फायदा होता है, टेंडर लेने वाले को फायदा होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको फायदा होता है, जो डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं उनको फायदा होता है। तो उस जमीन के मालिक को फायदा क्यों नहीं होना चाहिए जिसका जमीन गया है? क्योंकि हाउस में रखने वाला आपकी बात को कोई नहीं है। हाउस में जब तक आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलेगा जो आपकी बातों को रख नहीं पाएगा, इसी प्रकार हमारा नुकसान होगा। इसलिए आज हाउस में अच्छे लीडर को भेजिए जो हमारी बातों को रख सके, जिनकी योजनाओं में, जिनकी तर्क संगत बातों में एक ऐसी शक्ति हो जो झारखंड का जीर्णोद्धार कर सके। इसलिए आज चूंकि हम लोग ज्यादा समय बोल पाने में असमर्थ है, अस्वस्थ है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी हमें आमंत्रण था कि इस कार्यक्रम में हमें आना है। इसलिए आज जितने भी नौजवान आए हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम लोग लोकतंत्र की मर्यादा का अनुकरण करते हुए हम लोग राजनीतिक बदलाव का जो संकेत दिए हैं इस राज्य में, और ये संभावना दिख रही है। इस बात को मानिए, वो कहते हैं ना कि जब जब अन्याय होता है, जुल्म होता है, कोई ना कोई आके खड़ा होता है। आज 2 साल पहले हमें कोई नहीं जानता था, मेरे प्रखंड से बाहर लोग मुझे नहीं जानते थे। मैं आपका ये खंडोली डैम जब 3री या 4थी क्लास में था 2004-5 के आसपास तब आया था, लेकिन आज पूरे राज्य के लोग अगर जान रहे हैं तो कहीं ना कहीं वही नियति की मांग है, समय की मांग है, वही लाचार बेबसों की आवाज बने हैं, तब जाकर आज आपके बीच में खड़ा हूँ। इसलिए आज मैं आज के इस सभा के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों से अपील करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि इस आंदोलन में हमारा हिस्सा बनेंगे। ये आंदोलन हमारे लिए नहीं, ये आंदोलन आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। ये आंदोलन, ये राजनीतिक चेतना झारखंड के आने वाले भविष्य को सुदृढ़ करेगी। इसलिए आज जितने भी नौजवान, जितने भी अभिभावक इस मिट्टी से आकर जुड़े हैं, हमारी बातों को सुनने के लिए आए हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध होगा, आज इस झारखंड राज्य की जो कल्पना की गई थी, आज कहीं ना कहीं वो कल्पना बन के रह गई है। उस कल्पना को अगर हकीकत का रूप देना है तो नौजवान आपको सोचना होगा। अगर आज आप और हम नहीं सोचते हैं, उसी प्रकार हमारी बहालियों को अन्य राज्य के लोगों को बेचा जाएगा, हमारे खेत खलिहानों को कहीं डैम के नाम से, कहीं किसी योजना के नाम से, मिल्स फैक्ट्री के नाम से कॉर्पोरेट के हाथों में दे दिया जाएगा। इसलिए आज झारखंड को बचाने के लिए हर एक नौजवान को, हर एक घर से एक बेटे को आगे आके और एक मुहिम चलानी होगी कि हर एक ग्राम एक जयराम, इस नारे के साथ चलना होगा। मैं अकेला कहाँ जाऊंगा? कल ही 5 जगह रोड एक्सीडेंट हुआ था, हमने एक ही लाइन कहा कि 5 जगह हम कैसे पॉसिबल है अटेंड कर पाएंगे। इसलिए हर एक ग्राम में अगर वास्तव में मैंने इस राज्य की नींद उड़ाई है, ब्यूरोक्रेट्स की, शासन की, तो आप मेरे जैसा प्रयास कीजिए कि हर एक गाँव से एक नौजवान उभर कर सामने आए। और ये तो हमने किया है, पिछले 2 सालों में किया है कि आज इस राज्य में जो राजनीतिक परिवेश है, जो ब्यूरोक्रेट्स की मानसिकता है, उसे तो बदलने का काम किया है। हाल ही फिलहाल हमारा सामना सीधा बन्ना गुप्ता से हुआ था। वहां के एसपी ने सीधे बन्ना गुप्ता से कहा कि सर आपको जो करना है बाद में कीजिए, लेकिन इस पंगे में आपका सामना टाइगर से है और वो लड़का बड़ा खतरनाक है, सुनने में आया वो पुलिया पार कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है अपना होर्डिंग बोर्डिंग उठाए घर चल जाएगा, अगर वो यहाँ आएगा तो बवाल होगा। जबकि अनुमान क्या होता है कि एक एसपी आंदोलनकारी पे दबाव बनाता है कि मंत्री जी से पंगा हुआ है। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, प्रधान से पूछिएगा।
एक एसपी आंदोलनकारी को दबाव देता है, जैसे मान के चलिए रोकीदा को दबाव देगा या फिर हमारे यमुना दा को दबाव देगा, मुखिया जी को दबाव देगा कि मुखिया जी रोकी जी आंदोलन मत कीजिए, सामने जो शख्स है वो मंत्री से पंगा हुआ है, आप वापस हो जाइए। लेकिन एसपी उल्टा मंत्री को बोल रहे हैं, मंत्री जी पीछे जाइए, टाइगर जो कोलांचल का है वो कोल्हान कभी भी आ सकता है, पीछे। और आप पता कीजिए, मंत्री को बन्ना गुप्ता को अपना होर्डिंग बोर्डिंग सोर्डिंग उखाड़ के घर लेके जाना पड़ा। सोशल मीडिया में देख लीजिए, अपना एक को पोस्टर उखाड़ कर उस बांध में जो उन्होंने कब्जा किया था, उस जमीन में जो कब्जा किया था, मंत्री को पीछे हटना पड़ा। ये 2 साल का इतिहास, ये 2 साल का आंदोलन का देन है। इसलिए आप सोचिए कि हम लोग कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, अरे वो वार्ड सदस्य नहीं है। अगर हम लोग कहीं दिल्ली अगर एमपी बन के एमएलए बन के चयन होके आते हैं तो केवल सोचिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आज देखिए, किसी भी, चूंकि हमारा संबंध कोयलांचल से, कोयलांचल के खदानों में जब भी जीएम से हमारा मीटिंग होता है, जीएम एक लाइन बोलता है, यार रिक्वेस्ट लड़का को लेके मत आना। आप देख सकते हैं, ये कोई हम लोग ये नहीं कि आपके सामने कह रहे, वीडियो में लाइव जाके देखिए, सही बात। सामने हमारे एसडीपीओ बैठे हैं और उसी कड़कती अंदाज में हमने कहा कि डीसी का जमीन गया है, जो डीसी का भी नौकरी करते हैं यहाँ। आज किसमें ये हिम्मत है कि बगल की कुर्सी में 6 इंच के फासले में एसडीपीओ बैठा है और जरा मत कुर्सी को पटक के कह रहा, दिखाइए डीसी का कितना जमीन गया। यहाँ डीसी की भी तो जमीन इस फैक्ट्री में गया है। तो ये साहस आज 2 सालों में हमने खड़ा किया। जहां लोग दुम दबा कर भागते थे, जहां लोग शासन प्रशासन के नाम से बैकफुट बन जाते थे, आज आंख से आंख मिलाकर सामने आके खड़ा होते हैं। तो सोच के देखिए, जिस दिन ये दहाड़ पहाड़ के ऊपर से नहीं सदन में होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं इस राज्य में क्या बदलाव होगा। दिल्ली झारखंड पहुंच जाएगी। अब बिल्कुल हम लोग आश्वस्त करते हैं कि अगर हम लोग एमपी के लिए चुने जाते हैं तो हम लोग का स्वभाव यहाँ गिरिडीह के एमपी, कोडरमा के एमपी और हजारीबाग के एमपी के जैसा नहीं होगा। हमारा स्वभाव जमशेदपुर के पूर्व एमपी शहीद सुनील महतो के जैसा होगा। मैं आपको उस शख्स को याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि झारखंड के इतिहास में एक ही एमपी का मर्डर हुआ है, वो सुनील महतो का हुआ है। जब वे 7 दिन बाद कोयला मंत्री बनने वाले थे, उनका हमेशा टाटा से विस्थापन को लेकर पंगा होता था, हमेशा विस्थापित रैयतों की बात करते थे। इसलिए अगर हम आज उनका परिवार जिंदा है, उनकी माँ जिंदा है, आज भी उस परिवार को एक टूसू मेला लगता है, उस मेला में जो पैसा बचता है उनके परिवार को दिया जाता है। सोच के देखिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का परिवार कैसा। और यही हमारे सीपीसी, यही हमारे जयंत सिन्हा, पता कीजिए उनका क्या स्थिति है। किसी के पास 10,000 करोड़, किसी के पास 50,000 करोड़। इसलिए एमपी ऐसा होना चाहिए जो आपके बीच का अगर है तो आपके बीच के जैसा होना चाहिए। और आप इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि हम लोग अपने वचनों से नहीं मुकरेंगे। अगर मुकरने का रहता तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, दोनों नेशनल पार्टियां हमारे संपर्क में हैं। और यही नहीं कि आप गिरिडीह से लड़िए, आपका जहां मूड करे, आप तो झारखंड के लीडर है, मन करे रांची से लड़िए, मन करे जमशेदपुर से लड़िए, बस बोल दीजिए कि आप हमारी पार्टी से लड़ रहे हैं। क्या उम्र है हमारी, 29 साल उम्र है हमारी, क्या प्रलोभन दे रहे हैं? सीधे दिल्ली का दे रहे हैं। अभी कौन दे रहे हैं? इंडिया और एनडीए गठबंधन वाले लोग दे रहे हैं। आज के डेट में अगर ये ऑफर किसी दंड विभाग को आए तो दुम दबा कर भाग जाएगा, क्योंकि कोई भी जानता है कि अगर हम ढंग से खाली सिलेक्शन कर ले इंडिया और एनडीए का तो आराम से दिल्ली जा सकते हैं। और 1 सीट से नहीं, 2-3 सीटों से ऑफर है हमारा। लेकिन अगर आज हम लोग फिर उसी राजनीति को अनुसरण करते हैं तो झारखंड में जो इतने सालों बाद एक उम्मीद जगी है, ये उम्मीद कहीं ना कहीं फिर खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए आज हम लोग झारखंड में एक ऐसा बदलाव करेंगे कि जो सदन में जाने वाला हो सड़क से उठा के किसी को भेज देंगे, वो बड़ी पार्टी को बदलेंगे। जो बड़ी पार्टी बन गई है, या तो नेता का बेटा नेता बनेगा या तो कोई सेठ परिवार का बेटा नेता बनेगा। आप झारखंड के पिछले 10 साल के आंकड़े को उठाइए, पिछले 10 साल में जितने नए लीडर बने, चलिए हम नाम ही गिनाते हैं। नेहा शिल्पी तिर्की बनी, अंबा प्रसाद बनी,
और अगर 2-4 नाम आप जानते हैं तो गिनाइए। या तो अपने परिवार के कारण बने होंगे, हाँ, एक संजय सेठ बने वो पैसे के कारण बने, जयंत सिन्हा बने अपने बाप के नाम से बने। आप झारखंड के पिछले 10 साल का इतिहास हमको बताइए कि कोई लीडर ऐसा आया हो जो अपने टैलेंट के दम पर लीडर बना। हफीजुल हसन बने हैं सर। हफीजुल हसन अपने बाप के नाम पे बने। एक भी लीडर का नाम बताइए, किसी कम्युनिटी का, किसी समाज का, किसी समुदाय का बताइए। अगर पैसे वाला ही लीडर बनेगा, नेपोटिज्म वाला ही लीडर बनेगा, तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों बना भाई? क्यों बना एक लोकतांत्रिक देश? क्यों बना भारत एक प्रजातांत्रिक देश?